ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। लगभग ये तय हो चुका है, क्योंकि नंदीग्राम से जो वो सीट हारी थी उसको उन्होंने चुनौती दी थी कि शुभेंदु अधिकारी ने गिनती में गड़बड़ी कराई है और इसलिए काउंटिंग दोबारा हो। अब जब ये सुनवाई होना था, तारीख मिली है अब उनको 15 नवंबर की, और 15 नवंबर तारीख तक यानी इस सीट पर नंदीग्राम पर कोई फैसला नहीं आएगा। और क्योंकि 5 नवंबर को 6 महीने पूरे हो जाएंगे ममता बनर्जी का ये मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हुए। 2 तारीख को चुनाव खत्म हो गए थे, 5 को शपथ ले ली थी, और 5 तारीख को जब शपथ ली थी उसके बाद 6 महीने पूरे हो जाते हैं और कोई भी विधानसभा में वो सदस्यता ग्रहण नहीं कर पाते हैं, यानी चुनाव जीतकर नहीं आती है एमएलए का, तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। चुनाव आयोग उपचुनाव कराने की परमिशन देगा, ये एक बड़ा सवाल है। मिस्र देश के जो इमाम आ रहे हैं उनके लिए तो ममता बनर्जी लोकप्रिय है, और ऐसा लगता है कि उन्होंने ही कहा होगा कि भाई ममता बनर्जी को जरूर बुलाओ। भारत के अंदर यदि कोई ऐसा नेता है जिसने खुलकर रोहिंग्याओं का साथ दिया है, जिसने खुलकर बांग्लादेशी घुसपैठियों की मदद की है, वो है ममता बनर्जी। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। लगभग ये तय हो चुका है, क्योंकि नंदीग्राम से जो वो सीट हारी थी उसको उन्होंने चुनौती दी थी कि शुभेंदु अधिकारी ने गिनती में गड़बड़ी कराई है और इसलिए काउंटिंग दोबारा हो, वोटिंग दोबारा हो, यहां घोटाला हुआ है, बूथ कैप्चरिंग हुई है, और उन्होंने इन बातों को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में एप्लीकेशन डाली थी, जिस पे आपको बताएं सुनवाई चल रही थी। लेकिन अब जब ये सुनवाई होना था, तारीख मिली है अब उनको 15 नवंबर की, और 15 नवंबर तारीख तक यानी इस सीट पर नंदीग्राम पर कोई फैसला नहीं आएगा। और क्योंकि 5 नवंबर को 6 महीने पूरे हो जाएंगे ममता बनर्जी का ये मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हुए। 2 तारीख को चुनाव खत्म हो गए थे, 5 को शपथ ले ली थी, और 5 तारीख को जब शपथ ली थी उसके बाद 6 महीने पूरे हो जाते हैं और कोई भी विधानसभा में वो सदस्यता ग्रहण नहीं कर पाते हैं, यानी चुनाव जीतकर नहीं आती है एमएलए का, तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। अब अभी तक ममता बनर्जी एक तरफ कलकत्ता हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर ये सोच रही थी कि वो नंदीग्राम को चैलेंज करेंगी, रिकाउंटिंग होगी, और कहीं ना कहीं वो 1500 वोटों का जो अंतर है उसको वो पा लेंगी तो शायद जीत जाएं और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा ना देना पड़े। दूसरी तरफ कई विपक्षी दल और ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशन लगाई कि वो जल्दी से जल्दी 5 नवंबर के पहले उपचुनाव करा दे, ताकि वो भवानीपुर वाली जो उनकी सीट है उससे वो खाली कराकर और उस सीट से एमएलए का चुनाव लड़ लें। लेकिन अब ये भी होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, हालांकि देखो इसमें भी आपको बता रहा हूं, ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और उन्होंने ऐसा दिखाने की कोशिश की है कि हमारे यहाँ केस घट रहे हैं। वो पहले कह रही थी कि चुनाव के टाइम में डेली कितना भयंकर हाल हो रहा था, आज जो है वो घट करके 30% रह गया है चुनाव के टाइम से, और हम इसको 1.5% पे ले आएंगे। मतलब वो जताना चाह रही हैं कि केस कम है, लेकिन केस कम टेस्टिंग के आधार पर होते हैं, लोगों की डेथ के आधार पर होते हैं। एक तरफ वो कह रही हैं कि वैक्सीन कम है, एक तरफ फर्जी वैक्सीन सेंटर का खुलासा हो रहा है, और आज वो दावा कर रही हैं कि हमारे यहाँ केस कम है। इलेक्शन कमीशन को कह रही हैं कि चुनाव कराओ ताकि उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी बची रहे। लेकिन आपको बताएं, मद्रास हाई कोर्ट ने ये पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर यहां तक टिप्पणी कर दी थी, और मद्रास में भी जो चुनाव हो रहे थे इस पर टिप्पणी की थी कि चुनाव आयोग ने कोरोना काल में जो ये चुनाव कराने की घोषणा की है ये बहुत खराब है और इसकी वजह से कोरोना फैल रहा है। क्यों ना इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हो। इतनी तल्ख टिप्पणी चुनाव आयोग के विरुद्ध मद्रास हाई कोर्ट ने करी थी। अब इस टिप्पणी के बाद चुनाव आयोग क्या इस समय कोरोना केस जब बढ़ रहे हैं, और एक और आइडिया ये आ रहा है वैज्ञानिकों का, डॉक्टरों का, कि अगस्त के बाद सितंबर में, आपको बताएं अगस्त के लास्ट वीक
से लेकर सितंबर में तीसरी लहर आ सकती है कोरोना की। तब ऐसे में चुनाव आयोग उपचुनाव कराने की परमिशन देगा, यह एक बड़ा सवाल है। यदि उपचुनाव की परमिशन चुनाव आयोग नहीं देता, यदि कोरोना का केस पश्चिम बंगाल में बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से चुनाव नहीं होंगे। और अगर चुनाव नहीं होंगे तो ममता बनर्जी का मुख्यमंत्री बनने का सपना ये 6 महीने में ही पूरा हो जाएगा। 6 महीने बाद वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी, इस्तीफा देना पड़ेगा। ये ममता बनर्जी की सीट को गंवाना उनको पड़ेगा ही। और इसलिए आपको बताएं कि ममता बनर्जी ये अब इस तरह से बौखलाई हुई हैं क्योंकि इनको लगा कि ये भवानीपुर सीट खाली करा लेंगी। अगर एक सीट से हार गई हैं तो कोई बात नहीं, फिर जो है ये दूसरी सीट से जीत जाएंगी। आदमी ख्याल तो बनाता ही है। और इसलिए इनको लग रहा था नंदीग्राम हार गई तो क्या, दूसरी कोई भी सीट इनके लिए खाली हो जाएगी। तो ये सीट खाली हो जाएगी सोचा था, लेकिन अभी उसमें देर है और इनको डेडलाइन है 5 नवंबर की। तो 5 नवंबर तक इनको जो है सिद्ध करना है कि मैं विधायक हूं, और जिसकी संभावना अब जब जित नहीं रही है। इसलिए आपको बताएं विधानसभा या विधान परिषद का ये सदस्य होना ये जरूरी था। लेकिन अब क्योंकि कोरोना काल अभी चल रहा है और तीसरी लहर आने वाली है, तो इसको देखते हुए लग नहीं रहा है कि पश्चिम बंगाल में उपचुनाव की परमिशन इलेक्शन कमीशन देगा। और ये बात आपको बताएं पहले ही एडवांस में कि ममता बनर्जी जब चुनाव चल रहे थे उस दौरान चुनाव आयोग के फैसलों पे, हर एक फैसले पे ये कह रही थी कि ये तो मोदी जी के कहने से काम कर रहे हैं, मोदी जी के दबाव में चुनाव आयोग काम कर रहा है। हालांकि कोर्ट की टिप्पणी अब रही है कोरोना को लेकर, जैसे मैंने बताया मद्रास हाई कोर्ट की टिप्पणी थी, और बाकी देश में भी लोग कह रहे थे कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में आए दिन केस बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में चुनाव आयोग ने चुनाव करवाकर गलती की है। लेकिन क्योंकि ममता बनर्जी को 200 से अधिक सीटें मिल गई, तो अब इनके लिए वो सूट कर रहा था, और इसलिए इन्होंने कहा ठीक है चुनाव जो हुआ ठीक है, अब हम आगे कंट्रोल करेंगे। लेकिन कंट्रोल करने के बजाय स्थिति और भयावह हो गई। और हमने देखा कि अभी जो बाढ़ आ रही है पूरे देश में बरसात के कारण, उसमें सबसे ज्यादा कुव्यवस्था यदि कहीं है तो वो पश्चिम बंगाल है। मतलब आप समझिए कि लोग पानी में डूब रहे हैं, उनको राहत शिविरों में लाया जा रहा है। राहत शिविरों में क्या स्थिति है, क्या वहां कोरोना का प्रोटोकॉल माना जा सकता है? ऐसे में संभावनाएं नहीं है। राज्य कोई भी हो, जगह कोई भी हो, इसमें इस समय जान बचाने के लिए उनको लाया जा रहा है, और ऐसे में कोरोना के फैलने के चांस ज्यादा है। इसके लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार नहीं है, लेकिन ये जो बाढ़ आई है ये और ज्यादा विनाशकारी हो जाएगी अगर जहां स्कूल में और कहीं सूखी जगह में, जहां सेफ जगह में उन लोगों को बचा के रखा गया है, अगर उनमें कोई कोरोना पीड़ित व्यक्ति हुआ तो एक ही व्यक्ति सैकड़ों लोगों को कोरोना फैला सकता है। और इसकी संभावना जो हमारे देश के विशेषज्ञ हैं वो मान रहे हैं कि इस कोरोना काल में आप बाढ़ से बचाने के लिए एक सुरक्षित जगह में जिन लोगों को रखे हुए हैं, वहां कोरोना का प्रोटोकॉल मानना मनाना असंभव है। और इसलिए चांस है कि इसके बाद उन स्थानों में, उन राज्यों में, उन शहरों में, उन गांव एरिया में कोरोना और तेजी से फैलेगा जहां ये बाढ़ के कारण लोगों को एक जगह इकट्ठा किया गया है। और इसलिए पश्चिम बंगाल में अगले 15 दिन में ये पता चलेगा कि कितने लोगों को कोरोना हुआ। हालांकि ये राज्य का मैटर है, निगरानी का। लेकिन आपको बताएं ममता बनर्जी चुनाव कराने के लिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए, ये आपको बता रहा हूं कि इतनी गड़बड़ कर सकती हैं कि वो टेस्टिंग ना कराएं, टेस्टिंग कम कराएं, जिससे कि केसों की काउंटिंग कम हो। लेकिन केंद्र सरकार को चाहिए कि वो अपने एक टीम के द्वारा पश्चिम बंगाल पर निगरानी रखे कि कहीं ममता बनर्जी अपनी मुख्यमंत्री कुर्सी बचाने के चक्कर में लोगों की जान से खिलवाड़ तो नहीं कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग मर रहे हैं और वो उन आंकड़ों को छुपाए। तो केंद्र सरकार को ये ध्यान देना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने घोषणा करी थी और राज्यों ने भी कईयों ने घोषणा करी थी कि कोरोना काल में यदि किसी की मृत्यु होती है तो उसको कुछ राशि अलग से दी जाएगी। तो केंद्र अगर इस राशि को घोषणा कर देता है कि भाई अगर किसी की कोरोना में मौत होती है तो सबसे पहले टेस्टिंग जरूरी है, और टेस्टिंग के लिए केंद्रीय दल
बहुत जरूरी है पश्चिम बंगाल में जाना। अगर केंद्रीय जो स्वास्थ्य की जांच की दल हैं, अगर वो नहीं गए तो निश्चित रूप से राज्य की टीम तो देखकर, शकल देखकर और पार्टी का बंदा देखकर उसका इलाज करेगी। टीएमसी वालों का इलाज होगा, बीजेपी वालों का नहीं होगा। बीजेपी वाले मर भी गए तो उनका वो दर्ज नहीं करेंगे रिकॉर्ड में, टीएमसी वालों का करेंगे। इस तरह के कारनामे ममता बनर्जी ने किए हैं। जिस तरह से चुनाव के बाद खुलकर हिंसा हुई और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चुन चुनकर मारा गया, महिलाओं के साथ रेप हुए, ऐसा भारत के इतिहास में हमने आजाद भारत में नहीं देखा कि एक पार्टी के कार्यकर्ताओं को केवल इसलिए मार दिया जाए, इसलिए उनके घर जला दिए जाएं, इसलिए महिलाओं के साथ रेप हो कि उन्होंने बीजेपी को वोट दी है। यह पश्चिम बंगाल में हुआ और अब वो ममता दीदी, जिसके कारण पश्चिम बंगाल में इतने बड़े पैमाने पर हिंसा हुई कि लगभग 1 लाख लोग अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर हुए और वो आज भी असम के कुछ एरियो में वो विस्थापित की जिंदगी जी रहे हैं, वो झुग्गियों में रहने को मजबूर हैं, घर जाने से डरते हैं क्योंकि वो अपना सब कुछ लुटा चुके हैं। लेकिन ममता दीदी अब इटली जा रही हैं और इटली में जो ईसाइयों का मेन है रोम, उस शहर में बाकायदा आपको बताएं वर्ल्ड पीस कन्वर्जेशन है इटली में 6-7 अक्टूबर को रोम में होगा और उसमें जो है ममता बनर्जी शांति का संदेश देने जा रही हैं और उस समय वहां पर पोप फ्रांसिस भी होंगे और मिस्र के इमाम अहमद अल तैयब भी होंगे। यानी आप क्रोनोलॉजी समझिए कि वहां पर ममता बनर्जी को बुलाया जा रहा है, जबकि हमारे भारत में इतने राजनीतिक दल हैं, लेकिन ममता बनर्जी को ही इसके लिए बुलाया जा रहा है कि वो रोम की जो वर्ल्ड पीस कन्वर्जेशन है उसमें संबोधित करेंगी कि भाई ये शांति की दूत है। आखिर ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल या भारत के अंदर कौन सी शांति स्थापित की है? तो हम सब ये जानते हैं कि ममता बनर्जी ने एक ही काम किया है और वो है रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसाना, बांग्लादेशी घुसपैठियों को सुविधा देना। तो अगर ममता बनर्जी ने यह किया है तो मिस्र देश के जो इमाम आ रहे हैं उनके लिए तो ममता बनर्जी लोकप्रिय है और ऐसा लगता है कि उन्होंने ही कहा होगा कि भाई ममता बनर्जी को जरूर बुलाओ। भारत के अंदर यदि कोई ऐसा नेता है जिसने खुलकर रोहिंग्याओं का साथ दिया है, जिसने खुलकर बांग्लादेशी घुसपैठियों की मदद की है, वो है ममता बनर्जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो रोम के पोप हैं, पोप फ्रांसिस और मिस्र के इमाम अहमद अल तैयब, ये दोनों मिल गए हों इस मामले में कि कम से कम भारत के अंदर जिस तरह का कारनामा ममता बनर्जी ने किया है उसके लिए इनको सम्मान देना चाहिए, ताकि और नेता भी इस तरह के नक्शे कदम पर चलें। धर्मांतरण को बढ़ावा दिया जाए, कन्वर्जेशन जो हो रही है, जो कन्वर्जेशन मानी धर्मांतरण जो हो रहा है भारत के अंदर, उसमें दोनों ये मिलकर के काम कर रहे हैं और इनको सूट कर रहा है पश्चिम बंगाल, क्योंकि वहां सरकार साथ दे रही है। अगर वहां सरकार धर्मांतरण में मौन हो जाती है, घुसपैठ पर मौन हो जाती है, बल्कि इनको मदद करती है, तो उसके लिए तो नेता को ये सम्मान देंगे ही। तो निश्चित रूप से ऐसी सभा में जा रही है ममता बनर्जी। दूसरी तरफ ममता बनर्जी केंद्र के द्वारा दी गई वैक्सीन पर सवाल उठाती हैं और वो कहती हैं कि जिस तरह से मोदी जी ने वैक्सीन पे अपनी फोटो लगाई है, उस सर्टिफिकेट जो आता है उस पर मोदी जी की प्रधानमंत्री होने के कारण फोटो होती है, वो कहती हैं कि जो डेथ सर्टिफिकेट है उस पर भी फोटो होनी चाहिए। ये ममता बनर्जी भूल रही हैं कि वो वैक्सीन जो है वो केंद्र के द्वारा निःशुल्क दी गई है और इलाज राज्य का मैटर है। यदि राज्य में ममता बनर्जी इलाज ठीक से कराएंगी, उनके डॉक्टर अच्छे होंगे, तो व्यक्ति की मौत क्यों होगी? तो इसलिए मौत के लिए जिम्मेदार कौन हो सकता है? ममता बनर्जी भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराई जा सकती, क्योंकि बीमारी है, महामारी है, इस पर किसी का जोर नहीं चला। ऐसी ओछी राजनीति करनी से बाज आनी चाहिए। तो ये ममता बनर्जी को सोचना है कि जिसके लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार नहीं है, उनको जिम्मेदार बताकर वो क्यों लोगों को भड़काना चाहती है। जिम्मेदारी ममता बनर्जी की है कि वो लोगों को अच्छा स्वास्थ्य सुविधा दे, लेकिन इतना तय है कि ममता बनर्जी की ये बौखलाहट दिखाई दे रही है, क्योंकि उनको अब अपनी कुर्सी जाती दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री पद से उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। वंदे मातरम।